हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। और पहली बात तो आपको देख के ही पता चल गया कि आज हम लोग एमसीक्यू नहीं करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है ये स्पेसिफिकली डेडिकेटिव है कि आप हर एक यूनिट से कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप एग्जाम के पहले अच्छे से रिवाइज करके ही एग्जाम हॉल तक जाओगे। ठीक है, तो यूनिट वाइज मैंने कुछ कुछ टॉपिक पॉइंट आउट किया है, देख लीजिए। जो पहले दो यूनिट है, फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, तो मैंने उसको न्यूट्रिशन लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और 2। तो उसमें आपको क्या कौन सी चीज ज्यादा पढ़ना है और रिवाइज करना है। फर्स्ट तो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है मैंने वो आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक टॉपिक में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, पर जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, कट ऑफ्स है, मैंने वो कवर कर दिया है, वो आप देखते हुए जाइएगा। और इसके प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन, फॉर्म्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, फिर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट एक बहुत एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम टाइप आपको क्या मिलेगा कि मैचिंग मिलेगा कि ये विटामिन है, इसके डिसऑर्डर्स क्या है। ठीक है, नहीं तो फंक्शंस क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो फंक्शन एंड उसके डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आपको पढ़ के जाना है। फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वहां से क्या आता है, पिगमेंट्स, कि कौन से फ्रूट या कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पिगमेंट रहते हैं, कौन से एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिंजल में एंथोसायनिन रहते हैं, है ना। कोई भी पर्पल कलर के मतलब फ्रूट्स में या वेजिटेबल में एंथोसायनिन रहते हैं। फिर जो येलो कलर के होते हैं उसमें क्या रहता है, बीटा कैरोटीन वगैरह, है ना। फिर व्हाइट कलर में एंथोजैंथिन रहते हैं। तो ऐसे आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अब लास्ट मिनट आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट जो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसका आप नोट डाउन कीजिए और उसमें कौन से पिगमेंट्स रहते हैं वो नोट डाउन करके लिख लीजिए। मैक्सिमम टाइम वैसे मैचिंग में क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को, अगर आपने PYQ सॉल्व किया है तो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कुकिंग प्रोसेसेस, है ना। ड्राई मेथड क्या है, कंबाइंड मेथड क्या है, ग्रिलिंग, बॉयलिंग, स्टीविंग, वहां से भी क्वेश्चन आता है। फिर RDA लास्ट मिनट, अगर आप लोगों ने RDA नहीं किया तो आप क्या करोगे, जो रिपीट में जो जो विटामिन मिनरल से क्वेश्चन आया है वो आप पढ़ के जाओगे। जैसे जिंक है, आयरन है, आयोडीन है, फिर आपके प्रोटीन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एनर्जी है, इवन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और यहाँ से आप आयोडीन भी पढ़ सकते हो। आयोडीन शायद मैंने बोल दिया। आयोडीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ये जो 4-5 मैंने नाम बोला है, एटलीस्ट इसको देख के जाओ एक बार हर एक एज कैटेगरी में, स्पेसिफिक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एडोलेसेंट पीरियड। ठीक है, और थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन में आप लोग एक तो चिल्ड्रन अंडर 6, फिर लेस देन 5 इयर्स ऑफ चिल्ड्रन, और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये जो 4-5 टॉपिक अभी मैंने बोला है वो कवर करके जाना। फूड सर्विस मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट है वो है हैसअप या हैकअप, हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसका जो स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार छोड़ के दूसरे बार क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही। हैसअप का जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। फिर कुकिंग प्रोसेसेस मैंने आपको बोल दिया है। तो ये जो 4-5 चीज है वो आप कवर करके जाओ न्यूट्रिशन से, है ना। अब देखो टेक्सटाइल, ये एक वास्ट चैप्टर है, वास्ट यूनिट है। अगर आप इन डेप्थ पढ़ने बैठोगे बहुत मुश्किल होगा, इसलिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। PYQ देख के आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कौन से टेक्सटाइल के कौन से एरियाज मुझे पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, राइट। क्योंकि जो टेक्सटाइल बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं खुद की बात बोल रही हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था।
पढ़ना। पहले तो मुझे फाइबर यार्न से चालू करना पड़ा, हर एक को करना पड़ता है कि क्या है, उसके बाद तो आप इन डेप्थ टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे, राइट। तो मैंने वही किया था, मैंने एमसीक्यू सॉल्व करना चालू किया, पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू किया, तो उसी से ना मुझे थोड़ा आइडिया होने लगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, राइट। तो टेक्सटाइल के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर टेक्सटाइल जो फिनिशेस है उसका क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड पर्पस। फिर डाइंग और प्रिंटिंग का प्रोसेस, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग, tie dye, roller printing, screen, discharge, heat transfer printing, even traditional textile, very very important. ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से आपको हर एक बार क्वेश्चन मिलता है, तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इन डेप्थ पढ़ के जाना। फिर एपरल डिजाइनिंग में मैं आऊंगी, फैशन टर्मिनोलॉजीज, फैशन साइकिल, फैशन थियोरीज, जो बॉटम अप थियोरीज है ना, टॉप डाउन थियोरीज है। फिर फैशन एडॉप्शन प्रोसेस, फिर फोरकास्टिंग क्या है ना। फिर पैटर्न मेकिंग क्या है, कौन सा 3D पैटर्न है, 2D पैटर्न है, ड्रेपिंग क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, फ्लैट पैटर्न मेकिंग का टेक्निक क्या है। फिर एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है ना। उसके बाद केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथिंग प्रिंसिपल्स, वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग, फिर एजेंट, स्टोरेज टेक्निक। यहाँ पे वो अगर फैब्रिक में उसके फैब्रिक में आपके मान लीजिए इंक गिर गया, तो उसका केयर आप कैसे करोगे, कैसे उस स्टेन को रिमूव करोगे, वो जो डिफरेंट एजेंट्स है और उसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग डिफरेंट एज ग्रुप, ठीक है, कौन से बेसिस पे, जैसे बच्चों में मुझे एक क्वेश्चन जो याद आ रहा है कि बच्चे को कौन सा कपड़ा पहनाना चाहिए फॉर कंफर्ट पर्पस, है ना, सूती का कपड़ा होना चाहिए, कॉटन के कपड़ा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको मिलता है एज स्पेसिफिक, है ना। फिर सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर डिफरेंट एंड यूजेस, तो डिफरेंट फैब्रिक्स उसके यूजेस वो भी पढ़ना है। देखो मैंने एक लिस्ट डाउन किया है पूरे टेक्सटाइल और एपरल डिजाइनिंग से, जो मुझे क्वेश्चन मिला है उसके बेसिस पे, जो पीवाईक्यू के बेसिस पे मैंने लिस्ट डाउन किया है, जहाँ से मेन क्वेश्चन बना है इतने सालों तक। एक तो है नीडल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नीडल, शंक क्या है, बट क्या है, कहाँ रहता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ नीडल, सेट पॉइंट, बॉल पॉइंट क्या है, कटिंग पॉइंट क्या है, पार्ट्स ऑफ सीविंग मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 में भी आया है, यहाँ से क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ सीविंग मशीन से 2021 में भी आया, जब मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, 2 टाइम्स ही मुझे मिला, और यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन मिलता है पार्ट्स ऑफ सीविंग मशीन, ठीक है। टाइप ऑफ स्टिचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ बास्टिंग स्टिचेस, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, टाइप 200, 100, 300, 400, है ना। पैटर्न मेकिंग प्रोसीडियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन रिमूवर टेक्निक जो मैं बोल रही थी, है ना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर, प्राइमरी प्रॉपर्टीज क्या है, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर फैशन साइकिल, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ, स्ट्रेट नाइफ, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, बैंड नाइफ का क्या है, राउंड नाइफ का, डाई कटिंग का क्या है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन रिपीट, हाफ ब्रिक क्या है, हाफ ड्रॉप, फुल ड्रॉप क्या है, और जो VVI इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, हर बार क्वेश्चन आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाइंग प्रोसेस, जो मैंने अभी बोला, टाई डाई, फिर ट्रांसफर, ये सब आपको पढ़ना है। फिर टेक्सटाइल फिनिशिंग, यहाँ से स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजीज आते हैं, मार्सिडाइजेशन क्या है, कार्बोनाइजेशन क्या है, फिर सैफोडाइजेशन क्या है ना। तो ये सारे इतने इतने तक आप कवर करके जाओ,
अगर आपने स्क्रैच से नहीं पढ़ा और एट द एंड मोमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास बहुत टाइम कम है, इतना तक आप इन डेप्थली रिवाइज करते हुए एग्जाम हॉल तक पहुंचो। मैं आशा रखती हूँ यहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, है ना। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 5 में हम लोग आएंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये तो एक मैनेजमेंट कंसेप्ट, अप्रोचेस, फिर ये जो टाइम, एनर्जी, मनी, स्पेस, मोटिवेटिंग फैक्टर, मोटिवेशन थ्योरीज, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, सुपरविजन, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो पोस्ट कॉर्ड वगैरह है, लूथर गार्लिक के थ्योरीज वगैरह है ना। फिर हेनरी फायल का भी आता है और डिफरेंट साइंटिस्ट ने भी डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस बताया है, वो भी आप पढ़ के जाओ। फिर लाइफ साइकिल स्टेजेस के बारे में आप पढ़ते हुए जाना। फिर अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। फिर रिसोर्स का क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हुए जाना, कैरेक्टरिस्टिक, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस, वर्क सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक, फॉर्मल टेक्निक, इनफॉर्मल टेक्निक, फिर फैटिग, है ना, एंड इट्स मैनेजमेंट प्रोसेस, साइकोलॉजिकल फैटिग क्या है, फिर फिजिकल फैटिग क्या है और उसको मैनेज कैसे किया जाए। फिर यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स है, कंज्यूमर डेफिनेशन, रोल, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर इसका जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ते हुए जाओ, ठीक है। फिर प्रॉब्लम, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको मैंने बोल दिया। फिर हाँ, स्टैंडर्ड, ISI, है ना, फिर हॉलमार्क, जितने भी स्टैंडर्ड्स है वो एक बार देखते हुए जाना यहाँ से। फिर हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइन, यहाँ पे डिजाइन फंडामेंटल, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात देख लेना। फिर कलर, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कलर एंड इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट, फिर कलर स्कीम है, प्रैंक कलर स्कीम, न्यूटन स्कीम, है ना, ये सब पढ़ते हुए जाना। फिर स्पेस प्लानिंग, फिर हाउसिंग का डिजाइन, अगर स्पेस प्लानिंग से आपका आता है क्वेश्चन, फिर विंडो से भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप्स, पैटर्न ऑफ विंडोज, ये भी देखते हुए जाना। फिर हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट का जो एक्ट है, वो एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल प्लस नेशनल, ये कवर करते हुए जाओ। फिर एनर्जी, ठीक है, कन्वेंशनल कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल कौन सा है, ये तो फर्स्ट पेपर से ही आप आई होप कि आपने कवर कर लिया। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड मैनेजमेंट, फिर आर्गोनॉमिक्स, है ना, एंथ्रोपोमेट्री, फिर मैन मशीन, इसका जो ट्रायंगल वाला रिलेशनशिप है, मोशन स्टडीज, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एंड डिजाइन, ये सब। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में थियोरीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा थियोरीज है उसका मैंने एक चार्ट बनाया डिटेल, वो अभी मैं डिस्कस कर दूंगी। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हार्लॉक का जो स्टेज है, हार्लॉक ने जो दिया है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का जो उन्होंने स्टेजेस दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखते हुए जाओ। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ कौन सा होता है, कैसे कैसे होता है, मेंटल ग्रोथ, है ना, ये कवर करते हुए जाना। टाइप्स ऑफ प्ले, जो आसोपैक बोलते हैं हम लोग, अनऑक्युपाइड प्ले, सॉलिटरी प्ले, पैसिव प्ले, है ना, ऑनलुकर प्ले, एक्टिव प्ले, ये सब देखते हुए जाना। फिर स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट, ये देखो मैंने एक लिस्ट बनाया है, ये सारे थ्योरीज आप कवर करते हुए जाइएगा। साइकोसोशल डेवलपमेंट, फ्रूट का जो है, सिगमुंड फ्रूट का, फिर साइकोसोशल डेवलपमेंट एरिक्सन का, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट चॉम्स्की, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर, फिर मॉडल डेवलपमेंट कोलबर्ग, अटैचमेंट थ्योरी लॉरेंस, फिर बॉल्बी, एनिसवर्थ,
हार्लोज मंकीज एक्सपेरिमेंट, फिर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी या मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल बॉर्नफ्रेंड बर्नर, फिर कॉग्निटिव पियाजे, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर, फिर सोशल लर्निंग थ्योरी बंजूरा एंड सोशो कल्चर वॉकटोस्की। ठीक है, इतना आप देखते हुए जाना। और एक चीज करना, अगर इतना आपको आता है, अच्छे से आता है, इन डेप्थ आता है, जो साइकोसोशल थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, साइकोसोशल है, लैंग्वेज है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज है, गूगल पे एक बार सर्च कर लेना। और कौन से इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरीज दिया है, और वो थ्योरीज क्या है, वन लाइनर टाइप बनाना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पे ना हर बार कुछ नया नया साइंटिस्ट के नाम आपको मिलेगा देखने के लिए। ये तो कॉमन है, ये सब पढ़ के जाता है, पर आप वो जो 2 मार्क्स आपका नहीं जाएगा कि आप ये थ्योरीज, जितने भी मैंने थ्योरीज यहाँ पे नोट डाउन किया, पॉइंट आउट किया, उसका और एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, है ना। अगर आपको इतना तक आता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, नो इश्यूज, इतना आप करके जाओ तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। अगर इतना आपको आता है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हुए जाओ, मैं यही बोलूंगी। ये जितने भी थ्योरीज मैंने लिखा है, इसके रिलेटेड और कौन से साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दिया है, 2-3 एक्स्ट्रा थ्योरीज पढ़ते हुए जाना। सी नाउ फैमिली स्टडीज। फैमिली स्टडीज में क्या करना है, पहले तो है डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, ये आप पढ़ते हुए जाना। फिर फैमिली वेलफेयर अप्रोचेस, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगी, वो स्कीम्स जितना भी है उसका मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो पढ़ते हुए आप जाना, है ना। फिर रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, ये तो इन जनरल है। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव क्या है, ऑथोरिटेरियन क्या है, परमिसिव क्या है ना, डेमोक्रेटिक क्या है, ये सब टर्म्स पढ़ते हुए जाना। फैमिली इन क्राइसिस, फैमिली थेरेपी और ह्यूमन राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, है ना। उसके ऊपर आते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस कब दिया जाता है, गाइडेंस किसको बोलता है, काउंसलिंग। गाइडेंस जब आप, कोई भी इंसान परामर्श लेने के लिए मेरे पास, मान लो परामर्श लेने के लिए मेरे पास आ रहा है, परामर्श मतलब काउंसलिंग, ठीक है। मैं उसको वन वे ज्ञान बांट रही हूँ कि ये सही है, ये गलत है, इस स्थिति में आपको ये चीज करना है। तो मैं ये जो वर्बली उनको रीइंफोर्स कर रही हूँ, वर्बली मोटिवेट कर रही हूँ, पॉजिटिव चीज बोल रही हूँ, इट्स कॉल्ड गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस कहीं भी कभी भी हो सकता है, पर काउंसलिंग से गाइडेंस का डिफरेंस क्या है, काउंसलिंग बहुत एक प्राइवेट चीज है, इंडिविजुअलिस्टिक है, और काउंसलिंग के लिए टूल्स एसेंशियल है। टूल्स मतलब आपके पास कुछ फ्लिप बुक होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, वीडियोस होना चाहिए, जिससे आप देखते हुए काउंसलिंग कराओ। बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, कोई कोई देख के सीखता है, कोई कोई सुन के सीखता है ना। तो आपको पता नहीं है आपके सामने वाले व्यक्ति कैसे सीख रहा है, इसलिए आप वर्बली भी बोल रहे हो और ऑडियो विजुअल भी, ऑडियो ऑडियो दिखा रहे हो या विजुअल, या ऑडियो विजुअल उसको दिखा रहे हो, है ना। तो उसका जो इम्पैक्ट है उसके सबकॉन्शियस माइंड पे और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, है ना, आप टूल्स के इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए काउंसलिंग से गाइडेंस इसी मुद्दे पे डिफरेंट है। काउंसलिंग एक बहुत प्राइवेट प्रैक्टिस है, प्रोसेस है। गाइडेंस आप कहीं भी किसी को दे सकते हो, उसके लिए टूल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते हुए जाना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट तो आपको नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्ट जरूर मिलेगा। और डिफरेंट टाइप ऑफ केयर गिविंग प्रैक्टिसेस। नाउ कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ये तो पेपर 1 में आप लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा।
थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही पढ़ना पड़ता है कम्युनिकेशन से, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अभी चेंज हो गया है तो इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। पर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको वो है ये जो थ्योरीज है, थ्योरीज बहुत इम्पोर्टेंट है ना। फिर ट्रेडिशनल मॉडर्न काउंसलिंग, न्यू मीडिया फॉर डेवलपमेंट, फोक मीडिया, कौन से डिफरेंट स्टेट के आर्ट्स है, फोक सॉन्ग, डांस, ये सब पढ़ते हुए जाना। कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड अप्रोचेस इम्पॉर्टेंट है ना। बस इतना पढ़ते हुए जाओ। एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। सी अभी जो जैसे प्रोग्राम मैनेजमेंट की स्टेप पढ़ते हुए जाना, ठीक है। फिर एक्सटेंशन मेथड्स एंड मटेरियल्स, इंटरपर्सनल स्मॉल लार्ज ग्रुप में कैसे होता है, ऑडियो विजुअल एड कैसे यूज करके होता है, फिर क्लासिफिकेशन क्या है, फिर करिकुलम डेवलपमेंट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हर बार बनता है। फिर नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है ना। और डिफरेंस मतलब वन लाइनर नहीं, थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ते हुए जाना, क्योंकि क्वेश्चन अभी पैटर्न चेंज हो गया है तो घुमा के क्वेश्चन सेम ही पूछते हैं जो हम लोग को पता होता है, पर थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ते हुए जाना कि आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आए, है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, अप्रोचेस क्या है, फिर पंचायती राज सिस्टम क्या है, ये सब पढ़ते हुए बेसिक जाओ। फिर रिसर्च इज अ हिडन पार्ट आपके सिलेबस की, क्योंकि हर यूनिट के नीचे कुछ कुछ दिया हुआ है कि आप ये पढ़ो, रिसर्च के बारे में वो पढ़ो, पर एक मतलब होल यूनिट नहीं है ना। तो रिसर्च में 4-5 बार मुझे सेम क्वेश्चन मिला, वो है ये रिपोर्ट राइटिंग, है ना, रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसेस। फिर ये आप, हाँ, रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसेस। फिर सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये सब। और हाँ, ये तो मैंने सैम्पलिंग प्रोसीडियर बोल दिया। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नाल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, है ना, ये पढ़ते हुए जाओ। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है, और सिंबल तो जरूर पढ़ते हुए जाना, है ना। मीन का क्या है, एसडी मतलब क्या है, ये हर बार आते हैं। और वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, मतलब अगर आपने फर्स्ट पेपर पे रिसर्च अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आएगा। जो क्वेश्चन सेकंड पेपर में होगा वो आपको आएगा। और जो लास्ट वाला चीज़, कंप्रीहेंशन। देखो, मैं जब एग्ज़ाम दिया तो कंप्रीहेंशन में 2 बार मुझे एक बार 19 आया, दूसरे बार 20 आया कंप्रीहेंशन में। क्यों आया, इसका रीज़न मैं बता रही हूँ। जब मैंने पेपर ओपन किया, ठीक है, तब मैंने फर्स्ट जो चीज़ किया 15 मिनट में, 15 मिनट में मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप 2 कंप्रीहेंशन कर लो, टाइम लगता है, सबको 15 मिनट में नहीं आता है, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स लगाओ, पहले ये 20 नंबर पक्का कर लो। ये 20 नंबर अगर आपने पक्का कर लिया तो आगे आपको मदद मिलेगा। आपको पता नहीं है ना कौन से यूनिट से क्या आपको पूछा गया है, पर कंप्रीहेंशन आपको पता है, राइट। कंप्रीहेंशन में पैसेज दिया हुआ है और उसके संलग्नक आपको क्वेश्चन मिला है, राइट। तो वो आप देख देख के पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। तो पहले आपको 20 नंबर स्कोर करने के लिए आप पहले मैं ये आपको एडवाइस करूंगी, पहले आप जाके कंप्रीहेंशन कर लो 15 to 20 मिनट्स में। बस इतना ही टारगेट रखना, 20 मिनट से ज़्यादा कंप्रीहेंशन में मत देना, जितना कम हो सके उतना टाइम देना। अगर
मान लो बहुत इजी आया है तो 10 मिनट्स तो इनफ है, हो जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। और इतना डिफिकल्ट कुछ पैराग्राफ नहीं आता है जो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो आप कर लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाना। तो ये इजी रहता है, मेरा स्ट्रेटेजी यही था। आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल आप उसको कर सकते हो। तो बेसिक तो आप पहले इसको रिवाइज करो, जितना आपने पढ़ा है उतना अच्छे से रिवाइज करो। पीवाईक्यू देखो हर रोज, तो आपको ना कॉन्फिडेंस, पीवाईक्यू करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। बस इतना करते हुए जाओ, आराम से एग्जाम निकल जाएगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक पे और एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो एंड ऑल द बेस्ट।